दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी और उनको कंठस्थ भी किया। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें जो काफी चर्चित हैं। मेरा आजीवन कारावास, 1857 का समर, काला पानी, जीवन संघर्ष, हिंदुत्व। वीर सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के बीच एक हिंदुत्ववादी चेहरा थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में एक मराठी परिवार में हुआ था। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, नाट्य लेखक भी थे। सावरकर कभी भी आरएसएस से नहीं जुड़े, लेकिन आरएसएस और हिंदुत्व से जुड़े लोग उनका आज भी सम्मान करते हैं। सावरकर को अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्र कराने की जिज्ञासा उनमें भी जागृत हुई। उन्होंने भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ अपने साथियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए युवाओं को प्रेरित करने में सावरकर की अहम भूमिका रही। सावरकर की लिखी किताब पहले फ्रांसीसी में पब्लिश हुई, इसके बाद उसे भारत में भगत सिंह ने पब्लिश किया। इस किताब ने युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सावरकर शांतिपूर्ण आंदोलन को निरर्थक मानते थे। वे निशस्त्र और शांतिपूर्ण आंदोलन के हिमायती थे, लेकिन वे मानते थे कि जब देश में संविधान और व्यवस्था न हो तो शांतिपूर्ण आंदोलन निरर्थक है। सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काला पानी की सजा हुई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के आरोप में सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाते हुए अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल भेज दिया गया। इस जेल में कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। उन्होंने अपने कारावास के दिनों में द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। उनकी 2 पुस्तकों को मुद्रित और प्रकाशित होने के पूर्व भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के इस कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। तिलक की अनुशंसा पर 1906 में उन्हें श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और वे लंदन चले गए। वहाँ भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अलग जगह रखी। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। असल में सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की बढ़ती लोकप्रियता के चलते सावरकर और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में आकर्षण हासिल करना शुरू कर दिया। वीर सावरकर बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई चले गए और 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1943 तक उसकी सेवा की। उसके बाद कांग्रेस ने 1937 में चुनावों में प्रवेश किया, लेकिन कांग्रेस और जिन्ना के बीच संघर्ष ने हिंदू मुस्लिम राजनीति विभाजन को बढ़ावा दिया। अब कुछ ज्ञानी लोग यहाँ पर यह भी तथ्य देते हैं कि सावरकर की वजह से हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हुआ। अब इन ज्ञानियों की भाषा में समझे तो मुस्लिम लीग बनाकर देश को तोड़ने की मांग उनका अधिकार था और वही हिंदुओं के लिए सावरकर का आवाज उठाना वो भाईचारे में दरार डालना था। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि सावरकर को वीर की उपाधि कब मिली। यह 1936 का समय था। एक बयान को लेकर विवाद में उलझ जाने के बाद सावरकर को कांग्रेस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था और हर जगह उनका विरोध किया जाता था। ऐसे में मशहूर पत्रकार, शिक्षाविद, लेखक, कवि और नाट्य व फिल्म कलाकार पीके अत्रे ने सावरकर का साथ देने का मन बनाया। फिल्म कलाकार पीके अत्रे उनके बहुत ही बड़े प्रशंसक थे। अत्रे ने पुणे में अपने बाल मोहन थिएटर के कार्यक्रम के तहत सावरकर के लिए एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सावरकर के खिलाफ पर्चे बांटे और धमकी दी कि वे सावरकर को काले झंडे दिखाएंगे। इस विरोध के बावजूद हजारों लोग जुटे और सावरकर का स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। सावरकर के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर हंगामा कर रहे थे। अत्रे ने कार्यक्रम में अपने भाषण में सावरकर को निडर करार देते हुए कह दिया कि काले झंडों से वो आदमी भला क्या डरेगा जो काला पानी की सजा से नहीं डरा। इसके साथ ही अत्रे ने सावरकर को स्वतंत्र वीर की उपाधि दी। यही उपाधि बाद में सिर्फ वीर टाइटल हो गई और सावरकर के नाम के साथ जुड़ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेसी, वामपंथी और शांति प्रिय पसंद वो लोग जो अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप सावरकर पे लगाते हुए हमेशा इस बात को लेकर उन्हें नीचा, देशद्रोही और कायर दिखाने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी। चलिए पहले बात कर लेते हैं उनके कायर होने की। अगर वो कायर होते तो वे भला ये वीरता क्यों दिखाते।
सावरकर को साल 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। SS मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर पहुंचने वाला था तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। कूदते समय उनके पैर में चोट भी लग गई थी। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां भी चलाईं, लेकिन वो बच निकले। हालांकि समुद्री तट से आधे किलोमीटर की दूरी तक भागने के बाद पैर में चोट के कारण वो फिर से पकड़े गए। अब रही बात माफी मांगने की, तो खुद सावरकर ने और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से पत्र लिखकर माफी मांगी थी और ये माफी मांगना उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। काफी समय तक यातनाओं के दौर से गुजरते हुए सावरकर ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को 6 बार चिट्ठी लिखी। कानून के मुताबिक कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा भी किया जाता था। इसका लाभ उस दौरान कई राजनीतिक कैदियों को मिला। सावरकर के भी तमाम अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, पर इसमें 2 शर्तें लगाई गई। पहला, वो किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो वो देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। वीर सावरकर ने भारत की आजादी के लिए अपार कुर्बानियां दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आजाद भारत में वो स्वीकार्यता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी तमाम कुर्बानियां कथित विचारधाराओं की भेंट चढ़ गई। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन। हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बराबर बनी रहे और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जिससे वीर सावरकर के बारे में और लोग भी सच जान पाए। वरना आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल से लेकर यूट्यूब तक, सब जगह वामपंथियों ने अपने लेख लिख रखे हैं और अपनी वीडियोस बना रखी हैं, जिनमें उन्होंने हर तरीके से उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलत ही बताने और दिखाने की कोशिश की है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि वीर सावरकर के बारे में सच आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो अब इस वीडियो को बाकी के लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। और यदि आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आने वाला कल बुरा देखना चाहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का बुरा चाहता है। हर कोई चाहता है गरीब का भला हो। हर कोई चाहता है गांव गरीब किसान को कुछ मिले। पहले भी किसी ने प्रयास नहीं किया, ऐसा कहने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं इस सदन में बार बार कह चुका हूं, मैं लाल किले पर से बोल चुका हूं कि अब तक जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, हर किसी का अपना अपना योगदान है।